जुलाई 2024 को मनोज आचार्य, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास होती है, वो अपने घर से ये कहकर निकलता है कि मैं कुछ काम से जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब 23 जुलाई का पूरा दिन निकल जाता है, 24 जुलाई आ जाती है और दोपहर का वक्त हो जाता है। घर वाले परेशान थे, लेकिन मनोज का कहीं पता नहीं चलता। तब वो जाकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लगभग 7-8 दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन मनोज का कहीं कोई पता नहीं चलता। लेकिन अचानक से 8 अगस्त 2024 को मुरैना के नूराबाद थाने के टीआई को एक कॉल आता है। सूचना मिलती है कि यहाँ के धेरावली में एक लाश बोरी में बंद पड़ी हुई है। जैसे ही ये खबर आती है, वहां पर पूरी खलबली मच जाती है। जो टीआई होते हैं वो अपने बल दल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जैसा कि उन्हें सूचना मिली थी वो बात सच साबित होती है। वहां एक बोरी में एक व्यक्ति की लाश बंद पड़ी मिलती है और जैसे उस बोरी को खोला जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक व्यक्ति की सड़ी हुई लाश थी। लाश को देखकर ये सब पता चल रहा था कि लगभग ये लाश 7 से 8 दिन पहले से इस बोरी में बंद है। तभी ये सब जांच पड़ताल सिलसिला चल ही रहा था कि आखिर ये लाश किसकी है, कहां से आई। आसपास फॉरेंसिक टीम जो है जांच करने की कोशिश करी थी, कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करी थी। तभी जो वहां के टीआई थे, उनको अचानक से ध्यान आता है कि लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले, यानी कि 23 जुलाई 2024 को यहाँ पर रहने वाले एक रामजी लाल आचार्य ने अपने बेटे मनोज के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी। और जो फॉरेंसिक टीम थी, उनके अनुसार जो बोरी में लाश बंद थी उसकी भी उम्र इसी के आसपास बताई जा रही थी। जो कदकाठी रामजी आचार्य ने बताया था, कदकाठी भी पूरी तरीके से मैच हो रही थी। और तभी जो रामजी आचार्य है उनको कांटेक्ट किया जाता है। एक उनका और बेटा, उनको बुलाया जाता है। साथ ही जो मनोज था उसकी पत्नी को भी बुलाया जाता है, ये शिनाख्त करने के लिए कि क्या ये लाश उनके बेटे की है, क्या ये लाश उसके पति की है। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाए। मौके पर सभी लोग पहुंचते हैं। बॉडी को देखते ही पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं कि हाँ, ये लाश मेरे बेटे मनोज की ही है। वहीं दूसरी तरफ जो भाई होता है मनोज का, वो भी कहता है कि हाँ, ये लाश मेरे भाई की है। इनफैक्ट इसके शरीर पर जो कपड़े हैं, यही कपड़े पहनकर 23 जुलाई 2024 को मनोज घर से बाहर निकला था। लेकिन दूसरी तरफ जो मनोज की पत्नी होती है, जिसका नाम आरती होता है, वो इस बात से साफ इनकार कर देती है कि ये मेरा पति मनोज है ही नहीं। उसको बहुत समझाने की कोशिश की जाती है, बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंत तक आरती का यही कहना था कि ये मेरा पति नहीं है। और इस तरीके से जहां एक तरफ भाई और पिता फूट फूट कर रो रहे थे, वहीं आरती पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस भी कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ जाती है और इस असमंजस को दूर करने के लिए डीएनए सैंपल लिया जाता है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जिससे पता चल सके कि ये बॉडी मनोज की है या नहीं। फॉरेंसिक टीम जांच इकट्ठा करती है और कुछ ही समय में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है, डीएनए रिपोर्ट आ जाती है और उससे साफ पता चल जाता है कि ये जो लाश है वो रामजी आचार्य के बेटे मनोज की ही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब ये लाश आरती के पति की है, तो आरती इस लाश को पहचानने से क्यों इनकार कर रही है। जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है कि अंतिम बार कहाँ गया था मनोज, लेकिन घर वाले को कुछ पता नहीं था। वो सिर्फ यही कहते हैं कि कुछ काम का बोलकर वो गया था। तभी मनोज की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है और जब कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, तो जो लास्ट कॉल आया था 23 जुलाई 2024 को, जिसके कॉल आने के तुरंत बाद ही मनोज घर से बाहर निकल गया था, उस कॉल के बारे में पता लगाया जाता है तो एक आशुतोष नाम के व्यक्ति का वो नंबर होता है, जो कि वहां के जो महिला विकास कौशल की संस्था थी, वहां पर रिसेप्शनिस्ट का काम करता था। जब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने मनोज को फोन क्यों किया था, तो आशुतोष कहता है कि दरअसल जो मनोज की पत्नी है आरती, वो कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग का कोर्स कर रही थी और पिछले कुछ दिनों से वो सेंटर आ नहीं रही थी। बस इसी
को जानने के लिए कि वो क्यों नहीं आ रही, मैंने उसके पति को कॉल किया था। पुलिस को ये बात कुछ हजम नहीं होती। पूछताछ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का माथा ठनकता है कि अगर इसको सिर्फ यही जानना था कि आरती क्यों नहीं आ रही है, तो वो डायरेक्ट आरती के नंबर पे भी कॉल कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा क्यों नहीं किया। खैर, आशुतोष को पूछताछ के बाद भेज दिया जाता है और उसके बाद आशुतोष के कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। साथ ही पुलिस को थोड़ा शक होता है और इसीलिए आरती की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई जाती है। और जब दोनों की कॉल हिस्ट्री आती है तो एक नया केस सामने आता है। दरअसल जो आशुतोष था और आरती, इन दोनों के बीच कई कई घंटों तक बातें होती थी। इतना है, दिन में ही नहीं बल्कि लंबी रात तक भी बातें होती थी। दिन में कई कई बार बातें होती थी। और जब पुलिस ये देखती है कि जिस दिन मनोज को कॉल किया था आशुतोष ने, उसके कुछ ही समय पहले उसकी आरती से भी बात हुई थी। और इस तरीके से पुलिस को यकीन हो जाता है कि आशुतोष और आरती के बीच में कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। इन दोनों कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं। आशुतोष को हिरासत में लिया जाता है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। आशुतोष से कहा जाता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो कि तुमने मनोज को इसलिए कॉल किया था कि उसकी पत्नी क्यों नहीं आ रही है सेंटर पे, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि उसके कुछ ही घंटे पहले तुम्हारी आरती से खुद ही बात हुई थी, तो तुम उससे क्यों नहीं पूछे थे कि वो क्यों नहीं आ रही है। और इनफैक्ट जब मनोज को कॉल होता उसके 2 घंटे बाद ही तुम फिर से आरती से कॉल करते हो और तब से अब तक कई बार तुम्हारी बातचीत हो चुकी है। जैसा ये आशुतोष सुनता है, उसका गला सूख जाता है, पसीना छूटने लग जाता है, क्योंकि अब उसकी चोरी पकड़ी गई थी और अब वक्त था सिर्फ कबूल करने का। और पुलिस अब सीधे सीधे शब्दों में कहती है कि तुम सच सच और सीधा सीधा बताओ कि तुमने मनोज का कत्ल क्यों किया और इस कत्ल करने के पीछे की वजह क्या थी, साथ ही तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल था। और तब जो आशुतोष खुलासा करता है वो और भी चौंका देने वाला था। दरअसल आशुतोष की जो उम्र थी लगभग 23 से 24 साल के आसपास थी। वहीं जो मनोज की पत्नी आरती थी, उसकी उम्र 40 के आसपास थी। जब वो विशाल महिला विकास कौशल के केंद्र पर जाती है कंप्यूटर सीखने के लिए, जो कि आशुतोष वहां पर रिसेप्शनिस्ट था। 23-24 साल का यंग लड़का था, स्मार्ट लड़का था। पत्नी जाती है, फॉर्म फिल करती है, उसमें जो एज का मेंशन रहता है, एज अपना 40 मेंशन करती है। आशुतोष जब फॉर्म चेक करता है तो देखकर कहता है कि मैडम, क्या बात है, आपकी एज 40 साल है, देखने में तो आप 25 से ज्यादा नहीं लगती हैं। और इस बात पर आरती मुस्कुराकर कुछ तीखे अंदाज में जवाब देती है कि अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी आंखें हैं, वो किसे कैसे देखना चाह रहा है। बस यही समय था जिसके बाद से आशुतोष और आरती के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और ये बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लगभग 5 से 6 महीने का वक्त गुजरता रहता है। एक तरफ जहां आशुतोष आरती की तरफ खींचा चला जाता था, जब से वो सेंटर जाती थी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना, वहीं दूसरी तरफ आरती घर के बाहर निकली थी 40 साल बाद। अमूमन जैसे हर शादी में होता है कि एक शादी का कुछ साल गुजर जाते हैं, वो अट्रैक्शन नहीं रह पाता जिम्मेदारियों के बीच। आरती को भी कहीं ना कहीं उस चीज की तलाश थी जो उस पे मर मिटी और आशुतोष में आरती को वही प्यार दिखता है। आरती भी अपने मन की बात कह नहीं पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आशुतोष भी इस संकोच में कि आरती शादीशुदा है, पता नहीं वो इसका क्या मतलब निकालेगी, वो एक्सेप्ट करेगी उसके प्यार को या नहीं, वो इस असमंजस में था। लेकिन पूरी तरीके से वो आरती के प्यार में पागल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ आरती एक 40 साल की महिला होने के नाते, एक नॉर्मली हर औरत को ये होता है कि कौन इंसान उसे किस नज़र से देख रहा है, ये वुमेन्स को भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है कि वो इंटेंशन हमेशा समझ लेती है। और वो ये आरती भी उसी तरीके में अपने जैसा उसका आशुतोष का रवैया था, वो समझ जाती है कि आशुतोष उस पर फिदा हो चुका है। और एक दिन वो अपने व्हाट्सएप से आशुतोष को एक रोमांटिक सॉन्ग सेंड कर देती है, जिसे सुनकर आशुतोष समझ जाता है कि जो मैं चाहता हूँ आरती भी वही चाहती है। और उसके अगले दिन ही आरती सेंटर पर जाती है तो आशुतोष अपने प्यार का इजहार कर देता है और इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। और कुछ ही वक्त में जब आशुतोष आरती से अकेले मिलने का समय मांगता है तो मौका देखकर आरती उसे अपने घर बुला लेती है। और घर में जब आशुतोष आता है,
पहली ही अकेली मुलाकात में आरती उसके साथ वो सब कुछ करती है जो अपने पति के साथ करती थी, यानी हर शारीरिक संबंध बनाती है। और क्योंकि आशुतोष का ये पहला एक्सपीरियंस था, उसने अभी तक कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, और वो आरती के साथ इस संबंध से इतना ज़्यादा खुश हो चुका था, इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि उसको आरती के सिवा कुछ नहीं दिखता था। और इसके बाद इन दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। आशुतोष हर दिन आरती से मिलने की जिद करता, उसकी चाहत उसको खींचती, उसका शारीरिक सुख उसे खींचता, लेकिन घर पर मिलना संभव नहीं था। इसलिए जो आशुतोष के सेंटर के 4-5 दोस्त थे, वो सब मिलने का इन दोनों के इंतजाम करते और इन सब की गाड़ी चल रही थी। धीरे धीरे ये खबर आसपास फैलने लग गई और किसी के जरिए मनोज को पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी ये कर रही है। पहले तो मनोज को शक नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान देना शुरू किया, नजर रखना अपनी पत्नी पे शुरू किया, तो उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी आरती आशुतोष के साथ गलत रिश्ते में है। और उसके बाद से उसने आरती का सेंटर जाना बंद कर दिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब आशुतोष था कि वो आरती से मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो चाहकर कुछ नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ आरती मिलना तो चाहती थी, लेकिन समाज के डर से वो बाहर निकल नहीं पा रही थी कि अगर वो बाहर निकल कर गई तो उसके पति को कोई ना कोई जरूर बता देगा। और इस तरीके से ये प्यार की कहानी खत्म होने के कगार पे आ जाती है, लेकिन आशुतोष को ये मंजूर नहीं था और उसने पूरी प्लानिंग के तहत आरती से बात की कि अब मनोज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में 23 जुलाई को वो आशुतोष मनोज को कॉल करता है कि कुछ काम है, आप सेंटर आ जाओ। और जब सेंटर मनोज जाता है तो उसको चाय में नशीली दवाइयाँ मिलाई जाती है। 4-5 दोस्त इकट्ठे थे, उनके साथ जबरदस्ती करके नशे का इंजेक्शन लगाया जाता है। और जब वो बेहोश हो जाता है तो उसकी ही साफी से, उसकी जो टॉवेल वो कंधे में डालकर मनोज चलता था, उसी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और फिर बोरी में बांध कर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक औरत का, शादीशुदा औरत जिसकी उम्र 40 साल थी, उसके नाजायज रिश्तों ने, एक अवैध रिश्तों ने एक मासूम की जान ले ली जिसका कोई दोष ही नहीं था। कहते हैं ना कि हमेशा नाजायज रिश्ते, अवैध रिश्तों का अंत हमेशा ही बुरा होता है। इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम शो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।